आइए प्रारंभ करते हैं। राजनीति शास्त्र चैप्टर संख्या 5 हम लोगों ने प्रारंभ किया था और राजनीति शास्त्र खंड अ चैप्टर संख्या 5 जिसका नाम है कांग्रेस व्यवस्था को चुनौतियां तथा उसका पुनर्स्थापना। चैप्टर संख्या 5 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कांग्रेस व्यवस्था को चुनौतियां तथा उसका पुनर्स्थापना। यह टॉपिक हम लोगों ने प्रारंभ किया था और इस टॉपिक में कांग्रेस व्यवस्था क्या है या कांग्रेस व्यवस्था की पुनर्स्थापना से आप क्या समझते हैं, इन दोनों बातों को हम लोगों ने क्या कर लिया था, जान लिया था। आज का हमारा पहला टॉपिक है कांग्रेस विरोधवाद। इसी पाठ में जहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया था उसकी आगे की कड़ी में आज का जो मेरा टॉपिक है, पहला टॉपिक, उसका नाम है कांग्रेस विरोधवाद। टॉपिक क्या है? कांग्रेस विरोधवाद। तो एक प्रश्न होगा, कांग्रेस विरोधवाद क्या है या कांग्रेस विरोधवाद से आप क्या समझते हैं? तो आपको बता दें कि पहले ही हम लोगों ने चर्चा कर लिया था कि 1964 में नेहरू का निधन हो गया। नेहरू की मृत्यु कब हुई? 27 मई 1934 को। ठीक तो है, 27 मई 1964 को। हमने डेट नहीं लिखा, पिछले क्लास में तो चर्चा किया ही था। 27 मई 1964 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का क्या होता है, निधन हो जाता है। और जब पंडित नेहरू का निधन होता है, पंडित नेहरू की मृत्यु होती है, तो आपको हमने कहा था कि कांग्रेस के अध्यक्ष के कामराज थे। कौन थे? के कामराज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के या कांग्रेस पार्टी के क्या थे? अध्यक्ष थे। हमने कहा था कि नेहरू के मरने के बाद भारत में नेतृत्व का संकट आ गया था। अगले प्रधानमंत्री का चयन जब तक नहीं हो जाता है तब तक गुलजारी लाल नंदा को देश का प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री के पद पर बैठाया गया। तो देश के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने? गुलजारी लाल नंदा। और गुलजारी लाल नंदा के बाद आपको हम लोगों ने चर्चा किया था पिछले क्लास में लाल बहादुर शास्त्री को। लाल बहादुर शास्त्री को देश का दूसरा प्रधानमंत्री बना दिया गया। लेकिन एक बात है कि लाल बहादुर शास्त्री में वह व्यक्तित्व नहीं था, वैसा चमत्कारी गुण नहीं था जैसा हमारे नेहरू में था। इनके अंदर व्यक्तित्व था लेकिन छुपा हुआ था, गौण था। इसमें जो पर्सनालिटी थी, पर्सनालिटी गौण छुपी हुई थी। जैसे नेहरू का पर्सनालिटी निखरकर विश्व के सामने प्रकट हो चुका था, शास्त्री का पर्सनालिटी के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में लोगों को ज्यादा नॉलेज नहीं था। लोगों के मन में भय था। जैसे रेल दुर्घटना हुई थी, इन्होंने अपने रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। नियम कहता है समस्या आए तो समस्या का डटकर मुकाबला करो। समस्या को आए तो समस्या से घबरा कर उस स्थान को, उस जगह को छोड़ देना, यह वीरता या बहादुरी नहीं है। अगर सभी लोग ऐसे ही समस्या से मुंह करते रहे तो फिर समस्या का समाधान कौन करेगा? तो लोगों को, इनको तो पीएम बना दिया गया लेकिन भरोसा नहीं था कांग्रेस पार्टी के अंदर ही।
कि शायद यह नेहरू के जैसा कुछ कर पाएंगे, लेकिन एक मत है, आप सबको चर्चा कर दिया हूं कि 1965 में पाक ने युद्ध की घोषणा कर दिया। पाकिस्तान ने भारत पर क्या कर दिया? युद्ध की घोषणा कर दिया। और जैसे ही पाकिस्तान ने 1965 में भारत पर युद्ध कर दिया, तो इनका जो व्यक्तित्व छुपा हुआ था नेहरू शास्त्री का, व्यक्तित्व क्या हो गया? निखार हो गया। इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा देकर 1965 के लड़ाई में भारत के मान सम्मान को बढ़ाया और 1965 की लड़ाई में पाकिस्तान को पराजित कर दिया। 1962 में भारतीयों का सिर जो झुक गया था, हम हार कर जो शर्मिंदगी महसूस किए थे, शास्त्री के व्यक्तित्व ने, गौण व्यक्तित्व ने उस को थोड़ा सा क्या किया? निखार करने का काम किया। लेकिन एक बात और मैं कर दिया था, पिछले क्लास में बताया था कि भले ही 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत को सफलता मिली, लेकिन 1966 में 10 जनवरी 1966 ईस्वी को भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ था। उस समझौता को हम ताशकंद समझौता के नाम से जानते हैं, और ताशकंद समझौता में हमारी पराजय हो गई। युद्ध में हम सफल हुए, लेकिन उस समझौता में क्या हो गए? क्यों पराजित हो गए भाई? तो पराजित होने के पीछे वजह यह था कि हमने जिस एरिया को, जिस इलाका को जीता था, हमें जीता हुआ इलाका, जीता हुआ एरिया क्या करना पड़ा? पाकिस्तान का था ही, उसे वापस करना पड़ा। परिणाम यह हुआ कि 11 जनवरी 1966 को रूस के ताशकंद में ही, कहा? ताशकंद में ही शास्त्री जी की क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। और शास्त्री जी के मृत्यु के बाद पुनः चर्चा हो चुकी है, पल इसलिए नहीं लिख पा रहा हूं, पिछले वीडियो में भी आप देख सकते हैं, पिछले क्लास में भी जो बच्चे रहे हैं उनको पता है कि शास्त्री जी के मृत्यु के बाद पुनः गुलजारी लाल नंदा को ही भारत का कार्यवाहक पीएम बनाया गया। अभी तक भारत में 2 बार कार्यवाहक पीएम बने हैं, और व्यक्ति एक हैं, लेकिन बने कितने बार हैं? 2 बार। पहली बार नेहरू के मृत्यु के बाद, दूसरी बार लाल बहादुर शास्त्री के मृत्यु के बाद। अब यहां कांग्रेस पार्टी में थोड़ा सा हलचल पैदा हो जाता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी 2 गुट में बटे थे। हमने पहले ही कहा था, कांग्रेस पार्टी में जो युवाओं का समूह था, जिन्हें युवा तुर्क कहा जाता था, और कांग्रेस पार्टी में वरिष्ठ नेताओं का एक समूह था, जिसे सिंडिकेट कहा जाता था। और हमने पिछले क्लास में कहा था कि प्रारंभ से ही देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी में वही होता है जो अध्यक्ष चाहते हैं। गलत कि सही? जो अध्यक्ष चाहते हैं वही कांग्रेस पार्टी में प्रारंभ से ही होता आ रहा है। तो के कामराज नेहरू के मरने के बाद कांग्रेस के क्या बने थे? अध्यक्ष बने थे। लेकिन जब शास्त्री जी मर गए, तो शास्त्री जी के मरने के बाद 3 व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद के दावेदारी दिखाना शुरू कर दिया। मोरारजी देसाई, बाबू जगजीवन राम और श्रीमती इंदिरा गांधी। 2-3 तो दिखाई रहे थे, लेकिन दबेश्वर में कार्यवाहक पीएम गुलजारी नंदा भी कह रहे थे कि जब इस पद पर हम ही है तो हमारे कार्यकाल को देखा, जब तक चुनाव नहीं होता है बढ़ा दिया जाए। लेकिन के कामराज ने इनकी बातों को नहीं माना। नहीं मोरारजी देसाई को बनाया गया, नहीं बाबू जगजीवन राम को बनाया गया। सिंडिकेट के सहयोग से, किसके सहयोग से? सिंडिकेट के सहयोग से श्रीमती इंदिरा गांधी को 1966 ईस्वी में भारत का प्रधानमंत्री बना दिया गया। मतलब इंदिरा गांधी 1966 में, इंदिरा गांधी भारत का पहली बार पीएम कब बनी? 1966 में। पद पर तो आ गई, कांग्रेस का मुख्य नेता तो उनको बना दिया गया। और इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत में 4था आम चुनाव 1967 में हुआ। कौन चुनाव? चौथा आम चुनाव कब हुआ?
1967 ईस्वी में हुआ। 1967 के आम चुनाव में एक बात हुई कि केंद्र में भले ही कांग्रेस का सरकार बना, लेकिन एक बात था, जितना सीट 1952 के चुनाव में मिला था पहला आम चुनाव में, जितना सीट 1957 के दूसरे आम चुनाव में मिला था, जितना सीट लोकसभा में 1962 के तीसरे आम चुनाव में मिला था, उतना सीट 1967 के चौथे आम चुनाव में सरकार बनी। लेकिन वोट का प्रतिशत, मत का प्रतिशत कांग्रेस को क्या हुआ, कम मिल गया। और दूसरी बात, इंदिरा गांधी दूसरी बात हुआ कि इंदिरा गांधी जो कनिष्ठ नेता थे, यहां वरिष्ठता को इग्नोर कर दिया गया। मोरारजी देसाई और बाबू जगजीवन राम वरिष्ठ नेता थे, उनकी कोई दिक्कत है क्या? अच्छा, देख लीजिए, तो वहां बैठ जाओ, ज्यादा दिक्कत है क्या? पहले थोड़ा देर बैठ जाओ तब निकलना। चल जाएगी ना? इसके पहचान की कौन है? तो साइकिल उसका निकलवाने का प्रयास करो, अगर जाएगी तो देखिए, जाओ, देख लो, हेल्प कर देगा वो। हम मेरे मुद्दे पर आइए। तो हमने कहा कि 1967 के आम चुनाव में केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन राज्य में कांग्रेस की सरकार क्या हो गई? कई राज्य में कांग्रेस की सरकार समाप्त हो गई। और याद रखेंगे, कुछ लोग होते हैं मौसम विभाग के, हमारे दिवंगत लोजपा के संस्थापक एमपी रह चुके, भारत के रेल मंत्री रह चुके, बहुत अच्छा रेलवे में विकास किया उन्होंने, रामविलास पासवान जी को मौसम विभाग का मतलब मुख्य अधिकारी माना जाता था। क्योंकि किसी पार्टी की सरकार बने, लेकिन उस सरकार में हमारे माननीय रामविलास पासवान जरूर सत्ता में शामिल होते थे, कि नहीं तो कि छुट्टिए जाते थे। इसलिए राजनीति में उन्हें मौसम विभाग का एक मुख्य कार्यकर्ता के रूप में गिना जाता था। मौसम जैसे चेंज हो रहा है, वही हिंदी गाना की तरह वैसे ही मौसम का असर बदल जाया करते थे। तो सत्ता में रहना, राजनीति सत्ता का ही खेल है, जान लेंगे। अगर आप सत्ता में है तो अभी कुछ कर पाइएगा, और सत्ता ही पावर है। तो 1967 के आम चुनाव में कई राज्यों में जब इंदिरा की सरकार नहीं बनी, तो सत्ता लोलुप नेता जो पहले कांग्रेस में ही था, कांग्रेस को छोड़ दिया। कांग्रेस के दामन को सत्ता लोलुप नेताओं ने क्या कर दिया, छोड़ दिया, और क्षेत्रीय पार्टी से क्या हो गया, जाके मिल गया। लेकिन याद रखेंगे, जल्दी नए लोगों पर भरोसा करने की, विश्वास करने की जरूरत शायद नहीं है। गलती की सही, पहले तो दोस्ती करो ही नहीं, बड़ी जांच पड़ताल ठोक ठाक के बाद दोस्ती करो। जब विश्वास हो जाए कि यह हमें धोखा नहीं देगा, हमारे भावनाओं का कद्र करेगा, भावनाओं को ठेस कभी नहीं पहुंचाएगा, गलत की सही, तब मित्रता करो। और मित्रता कर लो तो कितना भी क्षति क्यों न हो जाए, तोड़ने का प्रयास मत करो, गलत की सही। लेकिन यहाँ 67 के राज्य विधानसभा चुनाव जब हुआ, तो कई राज्य में कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई, और सत्ता लोलुप नेता मंत्री पद के लालच में आकर कांग्रेस पार्टी को छोड़कर छोटी छोटी पार्टी में क्या हो गया, जाके मिल गया, शामिल हो गया। लेकिन यहाँ पर एक कहानी हुई, जो छोटी छोटी क्षेत्रीय पार्टियां अलग अलग राज्य में सरकार बनाई, वो सरकार अस्थायी नहीं थी, सरकार बनती थी और कुछ महीनों के बाद सरकार गिर जाती थी, क्योंकि सभी अलग अलग विचारधारा वाले लोग मिले थे एक जगह। विचारधारा के टकराव के कारण सरकार बनती थी, सरकार क्या होती थी, गिर जाती थी। तो भारत के राजनीति में इस घटना को आयाराम और गयाराम, आयाराम और गयाराम की राजनीति के नाम से जानते हैं।
ना, आए सत्ता में पुनः चले गए। और इस समय 1968 में बिहार में भी घटना घटम करी थी कि कांग्रेस की भी सरकार यहां नहीं बनी थी। बन पाई थी क्या? मोहब्बत नहीं मिल पाया था। गठबंधन की सरकार बनी थी, कांग्रेस ने कहा कि हम बनाएंगे, किसी अन्य पार्टी ने कहा कि नहीं हमारा व्यक्ति कोई मुख्यमंत्री बनेगा। तो यहां तीसरे को मौका मिल गया, निर्दलीय व्यक्ति, नाम था महामाया प्रसाद सिंह। भारत का बिहार का पहला निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन बना? हाँ, कई बार शायद अकबर एक आध बार पूछा गया है आप लोगों में कि बिहार का पहला निर्दलीय मुख्यमंत्री। निर्दलीय का जो किसी दल का ना हो, निर्दलीय का मतलब होता है जो किसी दल का ना हो, वह मुख्यमंत्री बन गए। अब इतना जानने के बाद एक बात आपके मन में प्रश्न होगा कि चौथे आम चुनाव में कांग्रेस के पतन के कारण, मतलब एक टॉपिक आपके मन में आ सकता है, कांग्रेस के पतन के कारण आखिर वजह क्या था कि चौथे आम चुनाव में लोकसभा में इसको सीट कम मिला और विधानसभा में तो कई राज्य में उनका पराजय ही हो गया। तो इसके पीछे कारण क्या था? तो पहला कारण था कांग्रेस के पुरानी छवि का अंत। कांग्रेस के छवि का अंत, कांग्रेस की जो पुरानी छवि थी, जो पुरानी पहचान थी, वह क्या हो गया? खत्म हो गया। जो व्यक्तित्व, जो गुण पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके समकालीन नेताओं में था, वह गुण इनमें क्या रहा? नहीं रहा। सब स्वार्थी हो गए, सत्ता लोलुप हो गए। एक फॉर्मूला सिद्ध होने लगा कि अपना काम निकलता तो बाहर में जाए जनता वाली गुण राजनेताओं में आ गई कि राजनेता केवल और केवल अपना काम निकालने के लिए ही जनता से पहचान रखने लगे थे। जबकि नेहरू के काल में ऐसा बात नहीं था। केवल चुनाव में मत हासिल करने के लिए ही दोस्ती नहीं करनी थी, बल्कि अच्छा काम करके अगले चुनाव में भी लोग हमें ईमानदारी से बिना पैसा लिए वोट गिना दे देगा, इस पर काम किया जाता था। अब तो चुनाव जीत जाने के बाद छोटा सा जिनकी पावर, क्षमता, औकात कम है, कुछ सरकार की पॉलिसी के कारण, हम तो कहता हूँ बार बार, छछुंदर के मुंह पर चमेली का तेल रहेगा, घर में मुखिया व्हाट्सएप, अब बेटा से कहवा देगा, घर में है ये नहीं, लगता है गाड़ी उसकी है, उसका चप्पल जूता सब खुला लगता है, हवाई जहाज हेलीपैड अपना छप्पर पर बना लिया खबरा वाला घर पर। कहता नहीं है पप्पा तो है नहीं, तेरे अमेरिका गया है। हमने कहा हुआ कहा अमेरिका गया है क्या? अमेरिका फ्लाइट मुखिया बनते उसको मिल गया, चार्टर विमान रखा है, गाड़ी उसका यहाँ है। तो घर से निकला तो हमको कहा कि देखिए ना, बहुत ऐसे लोग आते परेशान करते रहते, तुमको चुना क्यों है? तुम सत्ता में आए हो, तुम गांव का प्रतिनिधि बने हो, तुमको चुना क्यों गया है? लोग को समस्या आगे तुमको परेशान करेगा। नेताओं के मुंह से ये बात जीतने से पहले परेशान नहीं होता है, नहीं, उसको नींदे नहीं आता है। हमारे बचपन के मित्र जो क्लास 8 तक हमारे साथ पढ़े, हम गांव में गए थे तो हमसे मिला, थोड़ा सा जोकर टाइप का है। कहा कि हो दोस्त, बड़ा समस्या की थूक फेंकेला जगह ही न मिले। हमने कहा क्यों? आज खुशी रहा कहते तो मुंह दुखा गया। जो आता है बउआ प्रणाम याद रखिए, खुशी रहा। आज देने थूक फेंकने जाते तेने पोस्टरे साटा ले के फेंक खैनी खाना छोड़ दिया हूं, पता सही बोल रहा। जिन्हें देखो साटले हैं, भोरे भोरे गेट खुलते हैं तो लगता है कि 5 हाथ के मनुष्य देवा गेट पर खड़ा है। कौन नेता उजर कुर्ता पहन के गेट पर खड़ा है, गेट खुलता है, याद रखो भाई। थोड़ा कॉमेडियल था, सही बात उसने कहा। बात वो लोग सही कहता है, लेकिन सामने वाले को लगता है कि क्या कह रहा है। लेकिन जब वही जीत जाता है तो उसे काम करवाने जाओ तो रहेगा घर में, इग्नोर करवा देगा घर में। नहीं, गलत किसे? तो कांग्रेस के पुरानी छवि का क्या हो गया? अंत हो गया। सत्ता प्राप्त करने के बाद केवल सत्ता सुख में पड़ गया, जनता की समस्याओं पर ध्यान तो लोग क्यों चुनेगा? अब हमारे पास आते हो पढ़ने, केवल पढ़ाई ही नहीं करना है, पढ़ाई के साथ साथ अच्छे व्यक्तित्व का,
अच्छे विचार का और अच्छे चरित्र का निर्माण करना है, लेकिन वही कम न हो, जुड़ने का कोई मतलब होगा? कोई मतलब नहीं। दूसरा कारण था सक्षम और प्रभावी नेतृत्व का अभाव। सक्षम और प्रभावी नेतृत्व का अभाव। कांग्रेस भारत की सबसे प्राचीन पार्टी, और उस समय कांग्रेस भारत की सबसे बड़ी पार्टी भी थी। गलत सही? लगभग 33 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कांग्रेस का नाम था। एरिया में नाम बोला हूं, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 87 हो गया, मतलब 5 से तो 33 कर सकता हूं ना। लगभग 33 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में अगर सबसे कोई बड़ी पार्टी थी इस भूभाग में तो कांग्रेस थी। और इतने बड़े पार्टी के नेतृत्व करने के लिए जिस प्रकार के नेतृत्व की जरूरत थी, जो नेता की जरूरत है वह क्या था? नहीं था। गलत सही? नेताजी तो हमारे सुभाष चंद्र बोस थे। हिटलर ने कहा कि आपको हम क्या ना हेल्प करें, आप में कुछ खासियत विशेषता बताइए। कहा कि लोग हमको सुभाष चंद्र बोस के नाम से जानता है, हम भारत के स्वतंत्र कराने के लिए ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आंदोलन कर रहे हैं, आपका नाम तो बहुत सुने हैं, हमारी विचारधारा समान है, थोड़ा सा आपका हेल्प हो जाएगा तो मैं अपने देश से अंग्रेजों को भारत से क्या कर दूंगा? खदेड़ दूंगा। हिटलर ने कहा कुछ उपलब्धि। सुभाष चंद्र बोस ने बाहर से ही रेडियो से अनाउंसमेंट किया था कि कल फलाने फलाने जगह का रेल पुल सबका नष्ट हो जाना चाहिए। सेम 10:10 10 सेकंड का डिफरेंस नहीं, सबको टूट गया। हिटलर ने कहा रियल में तू नेता है, कोई सामने रह के जो काम नहीं करवाता है तू तो यहाँ फोन से कह के करवा दिया। मतलब कहीं ना कहीं तुम्हारे व्यक्तित्व का भारत के नौजवानों पर प्रभाव है, तुम जो कहोगे वो करने को वहां के लोग क्या है। हिटलर ने ही सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के पद इसी काम के लिए दिया था। तो वैसे नेतृत्व की जरूरत है कि मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन एक बार आवाज हमने कह दिया, घोषणा कर दिया, हमारे सारे कार्यकर्ता उस काम को करने को क्या हो तैयार हो जाए। नहीं तो सक्षम और प्रभावी नेतृत्व का अभाव। और तीसरा क्षेत्रीय दल का उदय। क्षेत्रीय दल का उदय। क्षेत्रीय दल परिभाषा दे दिया हूं, उस दल को कहते हैं जो किसी क्षेत्र विशेष में काम करती है। और भारत में लगभग 1150 क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो निर्वाचन आयोग के सूची में जिनका नाम दर्ज है ज्यादा, लेकिन बहुत ऐसे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। तो रजिस्टर्ड पार्टियां 1112, मतलब लगभग 1150 के आसपास हैं। क्षेत्रीय दल का उदय हो गया। क्षेत्रीय दल का उदय क्यों हुआ? तो पंडित नेहरू के काल में भी नेहरू ने जितना वादा किया था, नेहरू ने 14 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि के ट्रस्ट विथ माय डेस्टिनी शीर्षक के नाम से जो भाषण दिए थे, और जितना वादा किया था जनता से उतना कुछ हुआ नहीं। केवल दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई जैसे शहरों का विकास होकर रह गया, राज्य की राजधानी का विकास होकर रह गया, लेकिन जो दूर दराज के गांव था कुछ नहीं हुआ। आज भी पेपर में मैं 10 दिन पहले देखा कि सीतामढ़ी में कुछ एक गांव ऐसा है जहां आजादी के बाद आज तक एक छोटा सा पुल है, नदी है जिस पर पुल बना ही नहीं। वहां गांव के लोग प्रतिवर्ष बांस का चचीर बनाते हैं, पार करते हैं। और इस बार उस एरिया के लोगों ने मीटिंग करके विचार किया है कि वो निजी खर्च से यहाँ पर पुल बना देंगे, ढलैया वाला। कितना खर्चा हो, लेकिन समाज से बड़ा खर्चा तो नहीं होगा, सब तक लोड को झेल लेगा। एक पर लोड हो तो बहुत भारी पड़ सकता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा एक एक डंडा सब खड़ा कर दे अपना तो बंट जाएगा ना। तो वहां के लोग, कोई नेता जाएगा कि हमको वोट दीजिए तो उसको टिक देगा गांव में। गलत कि सही? तो प्रश्न है कि क्षेत्रीय संतुलन, जिस सभी क्षेत्र का संपूर्ण विकास नहीं हुआ, तो नेहरू के नेतृत्व से भी क्या हो गया, लोग ये हो गया था। तो कांग्रेस के पतन का कारण ये हो गया। जब कांग्रेस का प्रभाव कम हो रहा था राज्य विधानसभा में, तो आपको बता दें इसी समय एक घटना घटी थी। भारत के इमामुद्दीन बताएंगे खरोई, तीसरा राष्ट्रपति को
बैठ जा, तू खड़ी हो। अवंतिका भारत के तीसरा राष्ट्रपति, सिट डाउन, ठीक बोला। डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति, अपने पद पर मरने वाले पहले राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन। पाकिस्तान के शिक्षा मंत्री रह चुके थे और बहुत सुंदर तबला वादक थे। यह तबला वादक थे और बिहार के राज्यपाल भी रह चुके थे। बहुत उच्च कोटि के विद्वान थे, अपने पद पर मर गए। नियम है जब राष्ट्रपति अपने पद पर मर जाते हैं तो राष्ट्रपति के दायित्वों का निर्वहन उपराष्ट्रपति करते हैं। आर्टिकल 65 में लिखा गया कि जब राष्ट्रपति मर जाए, 11 में बात का जो उल्लेख है कि राष्ट्रपति मर जाए तो राष्ट्रपति के काम को कौन करेगा। अनुच्छेद 65 में लिखा गया है। तो राष्ट्रपति जाकिर हुसैन मर गए और इस समय जो उपराष्ट्रपति थे उनका नाम था बीवी गिरी। जाकिर हुसैन के मरने के बाद बीवी गिरी जो उपराष्ट्रपति थे वह क्या बन गए, राष्ट्रपति बन गए। और नियम कहता है, संविधान का अनुच्छेद 62 कहता है, 62 में लिखा गया है कि यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए किसी कारण से तो 6 महीना के अंदर राष्ट्रपति के पद को भरना है। गलत कि सही? मतलब उपराष्ट्रपति अधिक से अधिक 6 महीना तक राष्ट्रपति के रूप में काम कर सकते हैं। ये बात सही है। तो बीबी गिरी तो बन गए, लेकिन 6 महीने के अंदर चुनाव कराना था। तो जब चुनाव की घोषणा हुआ तो बीबी गिरी ने चुनाव में लड़ने के लिए त्याग पत्र दे दिया। क्या दे दिया? जबकि नियम है बिना त्याग पत्र दिए ही चुनाव में खड़ा हो सकते थे, क्योंकि राष्ट्रपति का पद किसी भी नेता का पद लाभ का पद नहीं होता है। हाँ, जाकिर हुसैन ऑलरेडी मर चुके थे, राष्ट्रपति का पद खाली था, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन गए, चुनाव हुआ तो उपराष्ट्रपति ने भी क्या कर दिया, त्याग पत्र दे दिया। तो नियम है यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाएंगे, लेकिन उपराष्ट्रपति का भी पद यदि खाली हो तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में क्या करते हैं। तो इन्होंने भी त्याग पत्र दे दिया बीवी गिरी ने। और इस समय सुप्रीम कोर्ट के जज न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह थे, तो हिदायतुल्लाह राष्ट्रपति बन गए। राष्ट्रपति बन गए, चुनाव हुआ। तो जब चुनाव हुआ तो यहाँ पर कांग्रेस 2 विचारधारा में बट गई थी। कांग्रेस विचारधारा करने के बुजुर्ग का अलग गुट आ गया था, कुछ नहीं होगा, अरे चूहा नहीं गिरेगा, और के सब विद्वान हो गया। हाँ, संस्कारी है, देखो आता है घूमता है, कुछ किताब को क्षति आज तक नहीं पहुंचाया। नहीं, हम क्यों मारे, उसको भी जीने का अधिकार है। हमको क्षति पहुंच, हम मारेंगे तो वो कर देगा किताब। हम वो पढ़ता है बैठ के, जब बेसिक कंफ्यूजन होता बोलता होगा, हमारी बात को ध्यान दीजिएगा। तो बीबी गिरी त्याग पत्र दे दिए, चुनाव हुआ। तो कांग्रेस यहाँ 2 विचारधारा में बट गई थी। एक था संगठन कांग्रेस और एक इंदिरा वाला विचार, मतलब पुरानी कांग्रेस। तो संगठन कांग्रेस ने अपना प्रतिनिधि नीलम संजीवा रेड्डी को चुना। गलती की सही? किसको चुना? नीलम संजीवा रेड्डी को। और इंदिरा गांधी संगठन कांग्रेस से नाखुश था कि तुम लोगों के कारण ही राज्य में हम हारे। अगर तुम लोग निमन से काम किए रहते तो कई राज्य में सरकार हमारी नहीं बनी, हमारी सरकार क्या होती, अवश्य बन जाती। गलत की सही? तो संगठन कांग्रेस ने राष्ट्रपति के रूप में अपना प्रतिनिधि किसे चुना, और सबको बता दिया, वो जो बच्चे 11 में पढ़े हैं, कि राष्ट्रपति का जब निर्वाचन होता है, राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो निर्वाचित एमपी और एमएलए ही वोट देते हैं। गलत की सही? माने विधायक और सांसद जिसे जनता ने चुना हो, नॉमिनेटेड नहीं, वही वोट देते हैं। इंदिरा गांधी सोचे कि नहीं, हम नहीं सपोर्ट करेंगे, और इंदिरा गांधी ने अपना खड़ा कर दिया। किसको? हाँ, बीबी गिरी को खड़ा कर दिया। क्या संजोग था कि संगठन कांग्रेस का प्रतिनिधि क्या हो गया, हार गया। अब बीबी गिरी जिसे इंदिरा गांधी ने खड़ा किया था क्या हो गया, मतलब अभी यहाँ भी 68-69 में
इंदिरा गांधी भारी पड़ गई पूरे कांग्रेस पार्टी पर, क्योंकि हमने अकेला जिसको खड़ा किया वो जीत गया, अब पूरा टीम ने मिलकर जिसको खड़ा किया वो क्या हो गया, हार गया। इंदिरा गांधी के यहाँ पर व्यक्तित्व का क्या होता है, निखार होता है। इंदिरा गांधी का दबदबा क्या होता है, बढ़ जाता है। नहीं कुछ होगा, हमारे बात पर ध्यान दीजिए। हाँ, लेकिन यहाँ पर हुआ था, नियम है कि राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत के अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होता है। अब कहोगे सर एकल संक्रमणीय का मतलब क्या हो, बहुत सारे नए छात्र हैं, सुन लीजिए कि अगर राष्ट्रपति के चुनाव में 4 आदमी खड़े हैं तो कोई एक मतदाता वोट देने आता है तो चारों को वोट देगा। क्या देगा, चारों को वोट देगा। नहीं, अगर एक आया और 4 आदमी खड़ा है, ए बी सी डी 4 आदमी खड़ा है, तो कोई मतदाता आता है तो चारों को वोट देगा। तो चारों को वोट दिया मतलब हो गया एकल संक्रमणीय हो गया। एक एक वोट चारों को देगा तो ये हो गया एकल संक्रमणीय, लेकिन अनुपातिक विधि से देगा। जैसे मैं अकेला हूं, मैं ही अपने सारे बच्चों की नजर में समान रूप से अच्छा नहीं, मुंह पर तो साकार करेगा सर बहुत अच्छे। तो हम अगर 4 व्यक्ति खड़े हैं तो कोई एक आदमी गया था, किसी के सामने 1, किसी के सामने 2, किसी के सामने 3, किसी के सामने 4, दूसरा आएगा तो जरूरी नहीं कि हमने 1 लिखे, यहाँ 2 लिख सकता है, यहाँ 1 लिख सकता है, यहाँ 4 लिख सकता है, यहाँ 3 लिख सकता है। देना है सबको, लेकिन अनुपात में 4 खड़ा है तो 1 2 3 4, चाहे ए बी सी डी। अब नियम है राष्ट्रपति में कि जितना मतदाता है उकरा आधा से 1 अधिक जिसको वोट मिलेगा वही चुनाव जीतेगा। क्या जी, सामान्य नियम क्या है, सामान्य नियम है कि जिसको सबसे ज्यादा वोट मिल गया वही जीतेगा। और यह प्रक्रिया ब्रिटेन में सबसे पहले शुरू हुआ था। ब्रिटेन से इंडिया ने अपनाया कि सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले को विजेता घोषित कर दो। अन्य चुनाव में, सामान्य चुनाव में, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में क्या है कि जितना मतदाता है ओकरा आधा कर दो, 1 जोड़ दो, जौन प्रतिनिधि लाएगा वही जीतेगा, अन्यथा चुनाव क्या होगा। तो पहले गिनाएगा 1 नंबर वाला वोट के सबसे बेसी आयल है। अगर 1 नंबर वाला वोट सबसे ज्यादा माने आधा से 1 बेसी जिसको मिल गया उसको राष्ट्रपति बना दिया जाएगा। अगर किसी को 1 नंबर का वोट ज्यादा नहीं मिला, आधा से 1 ज्यादा था, 2 नंबर का वोट गिनाएगा। अगर मान लो यह भी नहीं हुआ तो 3 नंबर वाला वोट गिनाएगा कि 3 नंबर का वोट आधा से 1 ज्यादा किसको मिला है। मान लो यह भी नहीं हुआ तो 4 नंबर वाला वोट गिनाएगा। मान लो यह भी नहीं हुआ तो यह नियम है कि एक अगला कंडीशन स्टेप कहता है कि 1 नंबर का वोट सबसे कम किसको मिला है, किसी न किसी को तो मिला होगा। तो मान लो कि 3 नंबर वाला आदमी को 1 नंबर का वोट सबसे कम मिला है तो उसको मैदान से बाहर हटा दिया जाता है। अब कई गो बचा, 3 गो, और उसको 1 नंबर का वोट जितना मिला है वह तीनों पर अनुपात के रूप में बांट दिया जाएगा, तब गिनाएगा। तो ऐसा करने पर ही बीबीगी ने जीते थे। क्या जी, पहली बार चुनाव हुआ तो नहीं जीते, वो दूसरी बार जब हुआ 1 को हटा के जब वोट का बांट दे तब जीता था। तो इसलिए अगर आपसे कोई पूछे कि भारत के उस राष्ट्रपति का नाम बताइए जो दूसरी मतगणना के आधार पर क्या हुए थे, जीत हासिल किए थे, तो कौन होगा। हालांकि बीबीगिरी के बाद अगला बार चुनाव में नीलम संजीवा रेड्डी ही बने, और नीलम संजीवा रेड्डी बने तो निर्विरोध जीत गए। उसके बाद की बात बोला हूं मैंने, ये नहीं कहा उन्हीं के बाद में आगे चलकर नीलम संजीवा रेड्डी भी भारत के राष्ट्रपति बने। यहां तो हार गए थे लेकिन बाद में बने। तो जब अगली बार खड़ा हुए तो इनके विरोध में कोई खड़ा ही हुआ नहीं, हुआ भी तो इतना कमजोर था जिसको 1 नंबर का वोट को मिलवो नहीं किया। इसलिए लोग कह देता है कि निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति। अब देखिए इंदिरा गांधी का यहाँ दबदबा बढ़ गया। इंदिरा गांधी का दबदबा बढ़ गया तो इंदिरा गांधी ने कुछ नया काम कर लिया। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, जो पहले भी चर्चा कर चुका। हमने प्रथम क्लास में जो बात कहा वही बात आगे भी दिए हुए लगातार, जो बच्चा पुस्तक को पढ़ा होगा जान रहा है। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया।
और 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण करने के साथ साथ इंदिरा गांधी ने एक और काम किया कि 1969 में ही सिंडिकेट को भंग कर दिया। सिंडिकेट क्या था बोला, कांग्रेस पार्टी में बुजुर्ग नेताओं के समूह को सिंडिकेट का उसको भंग कर दिया। बड़ा बीच में टिप टप करता है कलम की तरह कि हम जो बोलते हैं बीच में टांग अड़ा देता है, तो रह न रहे बांस न बाजे बांसुरी। और 1900 संविधान में संशोधन करके इंदिरा गांधी ने कब 1970 में ही एक संशोधन लाया था, प्रीवी पर्स लागू बाद में हुआ, अधिनियम 70 में ही आया। और यहां क्या था कि राजा महाराजा को विशेषाधिकार दिया गया था, जिन देशी रियासत के राजाओं को विशेषाधिकार दिया गया था, उन विशेषाधिकार को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। विशेषाधिकार क्या था, तो राज्यसभा में जिसको चाहे 12 को बैठा सकते थे, अपना प्रतिनिधि को खड़ा करा सकते थे, अब पैसा भी उन सबको पेंशन के रूप में मिलता था। इंदिरा गांधी इसको कर दिया, हटा दिया, प्रभुत्व आ गया। और यहीं पर जब हटा दिया तो इंदिरा गांधी का दबदबा क्या होने लगा, बढ़ने लगा। इंदिरा गांधी का दबदबा बढ़ने लगा तो यहाँ स्थिति इंदिरा गांधी की गड़बड़ा गई थी चौथे आम चुनाव में। तो चौथे आम चुनाव के बाद पांचवा आम चुनाव होना था 1972 में। इंदिरा गांधी ने 72 में ना करा करके एक वर्ष घटवा दिया, राष्ट्रपति को कह के, बीबी गिरी इनके अपन आदमी थे, कि आप राष्ट्रपति को ही पावर है लोकसभा भंग करने का, स्थगन करने का अधिकार लोकसभा के अध्यक्ष को होता है, एडजर्न करने का अधिकार, लेकिन लोकसभा के सत्र को बुलाने, सत्र को रोकने या लोकसभा को भंग करने का अगर किसी के पास पावर है तो वह कौन है, तो बीबी गिरी से कह के, क्योंकि राष्ट्रपति वही करते हैं जो प्रधानमंत्री कहते हैं। लोकसभा को भंग कर दिया और एक साल हटा दीजिए तो 1900 कितना हो जाएगा, 1971 में ही चुनाव करा दिया। हमने कहा कि 5 साल से पहले अगर संपूर्ण सीट के लिए जो चुनाव होगा उससे मध्यावधि चुनाव कहा जाएगा। गलत की सही बढ़ाए थे ना। तो भारत में पहली बार मध्यावधि चुनाव 1971 में हुआ। क्योंकि सिंडिकेट भंग हो गया था तो हमने पिछले क्लास में कहा था, फिर दोबारा दोहरा रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं कि जितने भी वरिष्ठ लोग थे, बुजुर्ग नेता थे, कांग्रेस को छोड़कर क्षेत्रीय पार्टी से जाकर मिल गया और इंदिरा गांधी को हराने के लिए बहुत बड़ा संधि किया, जिसका नाम था ग्रांड एलायंस। इंदिरा गांधी को सत्ता से हटाने के लिए विशाल संधि किया। क्या किया, विशाल संधि, हिंदी में इसी को कहते हैं ग्रांड एलायंस। और सबने नारा दिया इंदिरा गांधी को हटाने के लिए, इंदिरा हटाओ देश बचाओ। क्या नारा दिया, इंदिरा हटाओ देश बचाओ का नारा दिया, जो नकारात्मक नारा था। और इंदिरा गांधी ने इसके विरोध में सकारात्मक नारा दिया, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ देश बचाओ का नारा दिया। इसका परिणाम क्या हुआ कि 1971 के लोकसभा के चुनाव में पूर्ण बहुमत से सफलता प्राप्त कर लिया और 1972 में पुनः राज्य विधानसभा को भंग करवा दिया। क्योंकि राज्य का शासन राज्यपाल के नाम से चलता है और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति वही करते हैं जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद मतलब प्रधानमंत्री चाहते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री के आशीर्वाद जिस व्यक्ति को मिल गया वही राष्ट्रपति बनेगा। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं कि गलत है, एकदम सही बात है ना। राज्यपाल से हमारे महामहिम रामनाथ कोविंद जी क्या बन गए, राष्ट्रपति बन गए हैं। नहीं, फागू चौहान नहीं, हमारे माननीय नीतीश बाबू सरफरार है, कहीं हमको बना दे सुनने में यार, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। अभी उस व्यक्तित्व के ये नहीं है शायद। खेल मुद्दे पर आते हैं। विशाल संधि किया, लेकिन इंदिरा गांधी का सकारात्मक नारा था, इंदिरा देश गरीबी हटाओ। अब विरोधियों ने क्या नारा दिया, इंदिरा हटाओ। विरोधी का नारा फेल हो गया, इंदिरा गांधी का नारा सफल हो गया। इंदिरा गांधी चुनाव जीत गई। लेकिन एक बात है, चुनाव जीतने के बाद इंदिरा गांधी ने अपन रूप चाल दिखाना शुरू कर दिया। गलत की सही, ऐसा ऐसा कामें करने लगा कि लगा कि गरीबों को हटाओ देश को बचाओ। न गरीब रहेगा न गरीबी हटाने की बात होगी। एक बात जान लो, सबसे ज्यादा बार अविश्वास प्रस्ताव इंदिरा गांधी के विरुद्ध आया है।
प्रधानमंत्री को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया का नाम है अविश्वास प्रस्ताव, और राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया का नाम है महाभियोग। और भाई सत्यनारायण भगवान का कथा चल रहा है, सोचता किसी एक आदमी ने मार ले। हाँ, फायदे हैं। कई बोले क्या, तो पंखा क्या लालच में आता है पढ़ने। हाँ, कई बच्चे हमारे यहाँ, सही बोल रहा हूँ कि घरे वाला लाइन तो कट के रही थी, यहाँ तो मजबूरी सब्जी पैसा ले पंखा चलेबे करते हैं। कई दिन से कल जितना नहीं बता सका एक बार बता जाएगा। फिर मुद्दे पर आते हैं। हमने चर्चा किया इंदिरा गांधी ने ऐसा करने का हालांकि प्रयास किया, लेकिन कुछ हो नहीं सका, क्योंकि आपको पता है 1971 में पाकिस्तान से युद्ध हो गया। सॉरी 72 में, गलती की सही 72 में कि 71 में, ठीक तो लिखा हूँ, विरोध काहे कर दिया तू लोग। 71 में पाकिस्तान से युद्ध हो गया, और इसी समय अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल का, पेट्रोलियम का कीमत बढ़ गया था। इस कारण महंगाई बढ़ गई थी। हाँ, 71 में पाकिस्तान से जहां लड़ाई हो गया, 72 में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल का कीमत बढ़ जाने से महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई। मुद्रास्फीति का दर ऊपर जा रहा था, बेरोजगारी का दर बढ़ता जा रहा था। गलत कि सही? और हमारे अगल बगल का देश चीन परमाणु बम बना लिए थे। हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के सामने दबाव था कि विरोधी के पास, हमारे पड़ोसी के पास परमाणु बम है, यदि मेरे पास नहीं होता है तो बार बार धमकाएगा, लबर लबर बोलेगा तो परमाणु बम उठक देगा। इनके दिमाग में था कि हमें भी परमाणु बम बनाना है। अगर विश्व में सबके सामने टिकना है तो जैसा सामने वाला है हमको ऐसा बनाना पड़ेगा। संयोग से 1974 में पूरा अपना पैसा दिमाग लगा हमको बनाना है। राजस्थान में सुरंग का निर्माण किया जा रहा था कि भूमि के अंदर बनाना है। ये बात किसी को पता नहीं था, सब गोपनीय काम चल रहा था। इधर सब कुछ अलग काम चल रहा था, लेकिन लोगों को सब बात नहीं पता होता कि हमारा देश में क्या हो रहा है। कुछ गोपनीय काम चल रहे थे। तो इसी में हमारे जेपी नवनिर्माण आंदोलन शुरू कर दिया। और नवनिर्माण आंदोलन जेपी ने लेकिन शुरू कहां से हुआ था? गुजरात से। गुजरात में घटना घट गई। गुजरात के मुख्यमंत्री उस समय थे चिमन भाई पटेल। चिमन भाई पटेल कांग्रेस के नेता थे। महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई। जैसे बिहार यूनिवर्सिटी में अभी है पोजीशन, यहां तो खुले मंच पर कहने में भी थोड़ा सा ये ठीक ठाक नहीं लगता है। हम चिमन भाई पटेल की ही कहीं उदाहरण दे रहा हूं आपको कि सारे छात्र बेरोजगार, किसान मजदूर इतना उग्र हो गए कि गुजरात के जितने एमपी विधायक थे जबरदस्ती त्याग पत्र पर लिखवा लिया कि लिखो कि जिस काम के लिए हमने तुमसे को चुना है तुम काम करिए नहीं रहो। त्याग पत्र देवा दिया। इंदिरा गांधी ने संविधान में 33वां संशोधन किया। पूरा सरकार इनकी गिर गई नवनिर्माण आंदोलन के कारण। सबसे त्याग पत्र लिखवा दिया। और जब मुख्यमंत्री पर समर्थन बहुमति में रहेगा, सब नेता त्याग पत्र देगा तो उनका पद रहेगा? नहीं रहेगा। इंदिरा गांधी तुरंत संशोधन किए थे 33वां कि विधायक या एमपी से जबरदस्ती लिया गया त्याग पत्र मान्य। इस समय जॉर्ज फर्नांडिस यहाँ के नेतृत्व कर रहे थे, और गुजरात के ही देखा देखी बिहार के छात्रों ने भी यह काम करने का प्रयास किया। लेकिन दुर्भाग्य कहो या सौभाग्य कहो, इस समय बिहार के एक मुस्लिम मुख्यमंत्री थे अब्दुल गफूर। बिहार का पहला मुख्यमंत्री मुस्लिम अब्दुल गफूर थे। जेपी के सामने आया। जेपी को लोक नायक कहा जाता है। इनके सामने बात आई कि हम लोग भी गुजरात वाला मॉडल को अपना ले। जेपी ने कहा कि गुजरात वाला मॉडल अपनाओगे तो अच्छा काम कम होगा, बुरा ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि अल्पसंख्यक समझेंगे कि पहली बार मुसलमान मुख्यमंत्री बना है तो यहाँ सांप्रदायिक दंगा छिड़ जाएगा। इससे अच्छा है दूसरा कार्यक्रम किया जाए। छात्रों के 1974 में जेपी ने क्या किया? छात्रों के आंदोलन का नेतृत्व किया और नारा दिया संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति का क्या दिया? नारा दिया। और संपूर्ण क्रांति का नारा देकर दिल्ली चलो, दिल्ली मार्च का आह्वान कर दिया। सारे विद्यार्थी, नौजवान, किसान, मजदूर कहां पहुंच गए? दिल्ली। और दिल्ली के संसद भवन को क्या कर लिया? घेराव कर लिया। और इसी समय दिल्ली के जो रामलीला मैदान है
हमें जमाघंट मचा दिया और इंदिरा गांधी के विरुद्ध में क्या लगाने लगा, नारा लगाया गया। बिहार के देखा देखी भारत के सभी राज्य के छात्र कहां पहुंच गए, इतनी स्थिति भयावह हो गई। कई जगह तो लोग अस्त्र शस्त्र लेकर सड़क पर उतरना शुरू कर दिया। अंत में इंदिरा गांधी को यहाँ राष्ट्रपति को कहा और राष्ट्रपति को कहकर आर्टिकल 352 के तहत क्या लागू करना पड़ा, आपातकाल। भारत में अभी तक 3 बार आपातकाल लागू हुआ है। पहली बार 1962 में चीन युद्ध के समय, दूसरी बार 1971 में पाकिस्तान युद्ध के समय, और तीसरा बार मई 1975 में लागू हुआ था, जो 1978 तक चला था। 3 साल तक लगातार राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर मैंने चला, डेट बढ़ा के। आपातकाल ऐसे नियम है, राष्ट्रीय आपात शुरू में 352 1 महीना के लिए रहेगा, लेकिन संसद 6 महीना करके उसकी अवधि को बढ़ाती रहेगी। मई में लागू हुआ, 25 मई की शायद कहानी, और जून 1978 तक चला। और इसी समय पुलिस ने बहुत ज्यादा अत्याचार किया, उधर सीधा खुला गोली चलाना शुरू कर दिया। बात को दबाया जाता है सबसे, ऊपर हुआ आंसू गैस छोड़ा गया, पानी का फौहार मारा गया, आंख बंद करके पुलिस ने डंडा चलाया जनता पर। और इसी यहीं पर इंदिरा गांधी के बेटा थे, कौन, संजय गांधी। कौन थे, नसबंदी कार्यक्रम चला दिया, कहा कि जनसंख्या रोकने के लिए। इंदिरा गांधी ने सपोर्ट भी किया, तो राजीव गांधी को, संजय गांधी को नसबंदी नहीं कराया। नसबंदी कार्यक्रम चले तो भारत के जितने नेता है ओकरा बाल बाते को नसबंदी पहले करा दो। तो जितने नौजवान थे पकड़ पकड़ के नसबंदी करना शुरू करने लगा। घोषणा की जो नसबंदी कराएगा उसको 200 रुपया 500 रुपया देना पड़ेगा। हुआ कि नसबंदी के दौर जब कराएंगे तो कोनो मातारी अपना बेटा को सड़क पर आने नहीं देगा, आंदोलन स्वतः क्या हो जाएगा। बड़ी दिमाग से काम लिया, आधार है देखिए जनसंख्या नियंत्रण। नसबंदी कार्यक्रम यहाँ पर लगाया गया, लेकिन स्थिति ज्यादा भयावह हो गई। तो 3 साल के बाद आपातकाल को वापस लिया गया, और जब आपातकाल को वापस लिया गया तो आपातकाल की जांच करने के लिए शाह आयोग आया था। कौन आया था, और शाह आयोग आपातकाल की जांच किया, इसने स्पष्ट कह दिया कि यहाँ आपातकाल लगाने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि किसी देश ने अटैक नहीं किया था, जनता असंतुष्ट था। जनता की भावनाओं को कद्र करके उन्हें समझाया जा सकता। आपातकाल के दौरान ये नसबंदी कार्यक्रम और गोली चलाना, लाठी बरसाना, निर्दोष को जेल में बंद कर देना सरासर क्या था, लोकतंत्र के भावनाओं के क्या था, विरुद्ध था। और इसका परिणाम ये झेलना पड़ा कि अगली बार जब चुनाव हुआ, लोकसभा का 6ठा चुनाव, तो इंदिरा गांधी का जो निर्वाचन क्षेत्र है, हाँ बरेली, और नेहरू जी फूलपुर से लड़ते थे और राजीव जी अमेठी से लड़ते थे। खानदानी सीट है कांग्रेस का। इंदिरा गांधी रायबरेली से जीत खड़ा होती थी, रायबरेली से भी खड़ा हुई, और एक चिकमंगलुरु से भी, जो कर्नाटक में पड़ता है। 78 में जब चुनाव हुआ तो यहाँ पर रायबरेली से इंदिरा गांधी क्या हो गई, हार गई। इसी समय बिहार में प्रचार करने आई थी तो एक नौजवान ने एक पत्थर चला के मार दिया था, इंदिरा गांधी के नाक पर लगी थी, नाक कट गया था, प्लास्टिक सर्जरी कराई थी बाद में। इंदिरा गांधी चुनाव क्या हो गई, हार गई। और इंदिरा गांधी चुनाव में हार गई तो मोरारजी देसाई के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार बनी जनता पार्टी का 1977 में पहली बार, 78 में। हालांकि अधिक दिन चला नहीं, 19 महीना के बाद सरकार क्या होती है, गिर जाती है, और पुनः 1980 में इंदिरा गांधी सत्ता में आती है। तो ये रहा आपका पाठ 5। अब कल परसों 2 दिन मिलके इसके जितने वस्तुनिष्ठ प्रश्न मैं बोला हूं उसको लिखाने का प्रयास करूंगा।